हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सबसे पहले हम देखते हैं कि WHO का आइडिया आया कैसे। तो दोस्तों, इसका आइडिया कोई एक दिन में नहीं आया है, इसका अपना एक पूरा इतिहास है। तो सबसे पहले 1851 से 1938 तक इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस होती है, जिनकी संख्या 14 है। मतलब कि 14 इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और ये कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे जब भी दुनिया में कोई भी महामारी आती हैं तो जो जिम्मेदार कंट्रीज़ होते हैं वो एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं और उस महामारी को थामने के लिए या उसके इलाज के लिए बातचीत की गई है। और जो एक्सपर्ट्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सहमति जताई गई है, ताकि उस बीमारी का सही इलाज ढूंढा जा सके और लोगों को सुविधा मुहैया करवाई जा सके। तो इस तरीके से 1938 से पहले भी WHO की तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी और उन ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम रहा है। और इन ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण के लिए 14 इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जो 1851 से लेके 1938 तक हुई थी। और इन 14 कॉन्फ्रेंसेस में जिन बीमारियों से लड़ा गया था वो प्रमुख थी कोलेरा, येलो फीवर, बुबोनिक, प्लेग। मतलब कि इससे पहले भी इंटरनेशनल बॉडीज एग्जिस्ट करती थी और अलग अलग टाइम में उनका अलग अलग नाम था। और आपको पता है कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ था। तो लीग ऑफ नेशंस ये भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था, इसने भी अपना एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था। इसके बाद आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज सामने आते हैं। तो इनसे फाइट करने के लिए, और हमने पीछे वर्ल्ड बैंक, IMF जो फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटिव थे, इस तरीके से UN के सामने अलग अलग डायमेंशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने का काम था। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो UN ने जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थे उन सब को एक ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए विचार किया। तो इसके लिए जो विचार है WHO का, वो देखते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से आया था। तो दोस्तों, चाइनीज़ डेलीगेट थे सीमिंग सी। तो सीमिंग सी क्या करते हैं, एक नॉर्वे और ब्राज़ील, इन दोनों के डेलीगेट से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि जो UN बनेगा उस UN के अंदर या उस UN की देखरेख में एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण की चर्चाएं शुरू होती हैं। और इस पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो सीमिंग सी चाइनीज डेलीगेट थे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में इस पे चर्चाएं शुरू होती हैं और बातचीत होती रहती हैं और इस तरीके से UN का निर्माण हो जाता है। और UN का निर्माण होने के बाद में जो UN मेंबर कंट्रीज थे वो सारे मिलके एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसे चार्टर ऑफ WHO कहा जाता है। कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनता है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें कुछ प्रोविजंस डाले जाते हैं। और प्रोविजंस में ये होता है कि उस इंस्टीट्यूशंस के पास राइट क्या होंगे, उसको पावर्स कौन दे रहा है और उस पावर्स को किस लेवल तक उसके मेंबर कंट्रीज में वो यूज़ कर सकता है। तो इसमें जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो जो जितने डेलीगेट उस पर साइन करते हैं या सहमति जताते हैं वो सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अगर वो प्रोविजंस उनके कंट्री के इंटरेस्ट में हैं तो वो उसे सहमति देते हैं, और अगर वो उनके खिलाफ हैं तो वो उस पर सहमति नहीं भी देते हैं। तो सबसे पहले चार्टर ऑफ WHO पे, यानी WHO का जो डॉक्यूमेंट है, इस पे 51 कंट्रीज़ ने अपनी सहमति जताई थी और इस पे साइन किया था। तो इस तरीके से WHO का जो चार्टर है वो 22 जुलाई 1946 को साइन हो जाता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन बनता है उसका डॉक्यूमेंट साइन होते ही उसको सारी पावर्स नहीं मिल जाती है, मतलब उसका निर्माण नहीं हो जाता है। जो अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ये वापस अपने कंट्रीज में जाते हैं और इनकी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है या जो लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूशन होता है
वहाँ पे जो उनके कंट्री के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने ये बात रखी जाती है कि भाई इस तरीके का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात चल रही है, उस पर ये प्रोविजंस है, हमने ये सारी बातें पढ़ी और इसमें हमें नहीं लगता है कि हमारी कंट्री के खिलाफ हैं, आपकी क्या राय है। तो वो सारे अपनी अपनी राय देते हैं, सारे अपनी अपनी बात रखते हैं। अगर उस कंट्री के सारे प्रोविजंस उस इंस्टीट्यूशन के सारे प्रोविजंस उस कंट्री के खिलाफ नहीं है तो वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव अपनी सहमति देते हैं और उसके बाद में उस कंट्री का जो हेड होता है वो उस डॉक्यूमेंट को रेटिफाई करता है। मतलब कि वहाँ पे पुष्टि, इसको बोला जाता है पुष्टिकरण, उसका पुष्टिकरण करता है। और पुष्टिकरण करने के बाद में जो भी इंस्टीट्यूशन बनता है उसके लिए एक डिपॉजिटरी बनाई जाती है जहाँ पे ये सब चार्टर जो होता है वापस जमा किया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो रेटिफाई करने वाले कंट्री थे उनकी संख्या थी 26 कंट्री सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंट को रेटिफाई करते हैं, मतलब कि पुष्टिकरण करते हैं। और ये जो काम है वो 7 अप्रैल 1948 को किया जाता है। इस तरीके से जो WHO का फॉर्मली एग्जिस्टेंस है वो 7 अप्रैल 1948 को होता है। मतलब कि 7 अप्रैल 1948 से WHO को काम करने की पावर मिल जाती है। और इसी लिए हम लोग जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाते हैं, न कि 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई को तो सिर्फ सहमति दी गई थी, न कि उसको रेटिफाई किया गया था। और इसकी जो WHO की फर्स्ट मीटिंग है वो दोस्तों 24 जुलाई 1948 को होती है। अब हम लोग इससे रिलेटिव कुछ और फैक्टर्स देख लेते हैं। ये एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेशन एजेंसी है जिसमें जो भी कंट्रीज जो होते हैं वो इससे हेल्प मांगते हैं या कोई अगर नई बीमारी आती है तो वो सारे के सारे कंट्रीज को WHO इन्फॉर्म भी करता है। और कोई भी बीमारी अगर वो पेंडेमिक है, मतलब कि वहाँ इंटरनेशनल बीमारी बन रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो रही है, तो उसको वैश्विक महामारी डिक्लेयर करने का जो राइट है, यानी टू डिक्लेयर पेंडेमिक, वो WHO के पास है। WHO जब कह देता है कि ये वैश्विक महामारी बन गई है तो उसके बाद में सारे कंट्री जिसे वैश्विक महामारी मान लेते हैं। और एक जो इसका काम है वो जितने भी कंट्रीज है उसमें जो भी डिजीज आती हैं और जितने लोगों को होती हैं उनका स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन करना और वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है, कितनी खतरनाक है, कितनी डेथ्स हुई हैं, ये सारा का सारा डाटा कलेक्शन का काम करता। मतलब कि हर डिजीज से रिलेटिव डाटा कलेक्शन का काम करता है और अपने पास रिकॉर्ड रखता है। और कोई भी नई डिजीज जब सामने आती है तो इसके पास अपनी एक साइंटिफिक टीम है, मतलब कि एक रिसर्च टीम है, जो भी बीमारी आती है उसका इलाज ढूंढती है, उसके लिए वैक्सीन तैयार करती है, मेडिसिन तैयार करती है। और उस वैक्सीन की रिसर्च होने के बाद में उसको डेवलप करने के लिए भी इनके पास अपनी एक टेक्निकल टीम है। और जब ये वैक्सीन और मेडिसिन तैयार हो जाती हैं तो उसको प्रोवाइड करवाने के, अपने मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करवाने के लिए भी इनके पास अपनी एक टीम होती है। तो ये सारा का सारा काम करती है, मतलब कि जो भी मेंबर कंट्रीज है उनको असिस्ट करने का काम करती हैं। और भी इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जब भी ये WHO का निर्माण हो गया था तो सबसे पहले इसके सामने जो काम था वो ये था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उस टाइम मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, बहुत सारी बीमारियां एग्जिस्ट करती थी। तो इसका सबसे पहले काम था कि इन बीमारियों के स्प्रेड को किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से इन बीमारियों को ख़त्म किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया करवाई जाए। एक जो प्रॉब्लम थी वो थी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की, और वो जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये इसमें भी इम्प्रूव करने पे सबसे पहले ध्यान देता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद लोगों को भोजन की बहुत समस्या हुई थी, यानी बहुत पूरी दुनिया में हंगर फैल चुकी थी। तो लोगों को सही न्यूट्रिशन तक किस तरीके से एक्सेस दी जाए, इस पे भी इसने ध्यान दिया। और एनवायरनमेंट हाइजीन, एनवायरनमेंट बहुत खराब हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो इसको किस तरीके से रिवाइव किया जाए। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिश करता है जिनमें प्रमुख 3 डॉक्यूमेंट है। जर्नल ऑफ WHO, मंथली, वीकली, ईयरली अपनी जर्नल्स पब्लिश करता रहता है। बुलेटिन ऑफ WHO, टाइम टू टाइम बुलेटिन भी पब्लिश करता है। और WHO गाइडलाइंस, कोई भी महामारी चाहे वो पास्ट में एग्जिस्ट करती थी चाहे वर्तमान में एग्जिस्ट करती हैं, वो महामारी है उसका सोर्स क्या है, उसका इलाज क्या है,
और उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट करने का प्रोसीजर क्या है, आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। ये सारे के सारा जो विवरण है वो इसकी गाइडलाइन में होता है, जिसे हम लोग WHO गाइडलाइन भी कहते हैं। जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी चल रही है तो कोरोना की गाइडलाइन है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है जो WHO ने जारी किया है। थैंक यू।